अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा कि हम टेंथ क्लास के पाक स्टडीज़ तारीख़ पाकिस्तान पार्ट 2 चैप्टर जो आपकी टेंथ क्लास की बुक का चैप्टर 1 बनता है उसको पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि हम इसको फिनिश करेंगे, चैप्टर को ख़त्म करना है हमने। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं गाइड करूंगा आपको कि आपने कैसे करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के बुक पर भी हम निशान लगा सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, मेरा एक पैटर्न है और आप लोग इस चीज़ को जहन में रखें कि इसी पैटर्न के मुताबिक चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। कंटिन्यूसली आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर में जब भी आया हूँ मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स की जो समरी है उसको मैंने रिवाइज़ किया है, ताकि आप लोगों के जहन में वो चीज़ रहे कि काम किस तरह करना है। और आपको याद होगा कि तारीख़ पाकिस्तान पार्ट 2 जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो के इरा से स्टार्ट किया और हमने उन तमाम पर्सनालिटीज़ को पढ़ा जिन्होंने आज मौजूदा वक्त में आज तक हम पर हुकूमत की। कुछ डिक्टेटर्स भी हमने डिस्कस किए 70 तक, आलमोस्ट आपने 1970 तक के हिस्ट्री के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा। उससे आगे हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब स्टार्ट किया इस चैप्टर में, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद हमने पढ़ा कि उसके क्या कारनामे थे, उसने क्या किया, लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फिर उनके असरात पढ़े कि क्या हुए सनत और कामर्स और तालीम पर, उसके असरात क्या थे। फिर हमने देखा कि भुट्टो ने इस मुल्क को एक कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1973 का, हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के टेनोर के बाद जनरल ज़ियाउल हक एज अ डिक्टेटर उसने टेक ओवर किया, और उसके दौर में भी अफगान जिहाद जो है स्टार्ट हुआ और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली। और उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद खान जुनैजो जो कि एज अ वज़ीर आज़म उनके साथ जिसने काम किया जनरल ज़ियाउल हक के साथ, फिर ज़ियाउल हक की शहादत के बाद हमने देखा कि मुल्क में इंतखाबात हुए। बेनज़ीर भुट्टो के 2 इराज़ को हमने पढ़ा, लेकिन दोनों इराज़ में उसको मुकम्मल 5 साल नहीं गुजारने दिए गए और उनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उस पर शब खून मारा गया। मैं उसकी काजेज़ यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक लंबा और ज़ेर बहस तलब जो है मौजू है। लेकिन आप देखें कि इस मुल्क को जो है अल्लाह ताला के सहारे पर ही बस चल रहा है। ये बाकी हुकूमतें जो भी आई उन्होंने काम को इतने अच्छे प्रॉपर वे में नहीं किए, क्योंकि उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये डिस्टर्बेंस किस लिए हुई है, ना ही मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन आप तारीख़ के स्टूडेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते रहा करें, डिबेट करते रहा करें और इससे रिलेटेड नेट पर मवाद निकालते रहा करें, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चलता रहे। बेनज़ीर भुट्टो के इराज़ को हमने डिस्कस किया, उसके बाद नवाज शरीफ के 2 इराज़ को हमने डिस्कस किया और देखा कि उसका जो सेकंड टेन्योर था उसमें दोबारा डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है टेक ओवर कर लिया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। फिर उस मार्शल लॉ को हिले बहानों के साथ ये जितने भी डिक्टेटर्स आते हैं ये तूल देते रहते हैं। और हमने देखा कि 2008 में तक मुशर्रफ ने हुकूमत की और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, तो उसी ईयर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हुई एक जलसा करके जब वो वापस आ रही थी। तो 2008 में दोबारा इलेक्शन हुए तो पीपल पार्टी की हुकूमत बनी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर और जुल्फ़कार अली भुट्टो जो थे वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने हुकूमत की 5 साल। 2013 में फिर दोबारा इलेक्शन हुए और 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी। नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद 2018 में दोबारा इलेक्शन हुए। इस दफ़ा नवाज शरीफ का आलमोस्ट टेन्योर मुकम्मल हुआ और काफ़ी तरक्याती काम और मनसूबे हमारे सामने आए। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, जिसका जिक्र अभी हमारी इस बुक में तो नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के इराक़ को जो हम डिस्कस कर रहे थे ये हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे आपका। इसमें परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की मुतारिफ करता है इक़्तिसादी इस्लाहात, यानी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स थी उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। जीडीपी में इजाफा और नई सनतों का क़याम। सबसे पहले तो ये बात हमारे सामने आती है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो मुल्क की कुल पैदावार आमदनी होती है मुख्तलिफ तमाम एसेट्स की, जहाँ तमाम एसेट्स से जो आ रही होती है उसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मुल्क की, कंट्री की।
परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ ने GDP में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दी। इसमें 7% इजाफा हुआ। इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाए मुल्क में नई सनतें कायम हुई। ये जो पीछे हमने डिस्कस किया उसका मुख्तसर से अंदाज में राइटर ने दोबारा यहाँ बयान किया है। सरमायाकारी की तरगीब देना यानी मोटिवेशन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को तरगीब दी गई यानी उनको मोटिवेट किया गया जो बैरून मुल्क लोग रह रहे थे कि वो अपने मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें, पैसा लगाएं ताकि मुल्क तरक्की की शारा पर गामजन हो सके, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। उन्होंने गैर मुल्की सरमायादारों को पाकिस्तान में सरमाया की तरगीब दी। इस तरह सरमायाकारी में 22% इजाफा हुआ। डेफिनेटली जब बाहर से पैसा आएगा, उससे नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होगा और आवाम को भी होगा, रोज़गार मिलेगा और बहुत सारे दूसरे पोर्टफोलियोज़ खुलते हैं। मुल्की खसारे में कमी। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ दौर से पहले मुल्की खसारा 7% था, जिसे कम करके 4.5% तक लाया गया। गुर्बत को 32% के ख़त से यानी लकीर से 20% तक लाने के लिए उन्होंने मस्बत इक़दाम किए। तवानाई का हसूल। बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए और तवानाई के हसूल के लिए हाइडल पावर पैदावार थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। हाइडल कहते हैं जो आपके पानी से बिजली बनाने के प्लांट्स होते हैं, पानी से बिजली बनती है, उसको हाइडल बोलते हैं। ठीक है, थर्मल कोयले और गैस से जो बिजली हमें हासिल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। हमने उसको हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हर लेक्चर में। अब उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव आप जल्दी जल्दी मेरे साथ हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, और कंसिडर करें कि ये मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा और आप ये इमेजिन करें कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं आती और आपने खुद जल्दी जल्दी निशान लगाना ताकि हम आगे बढ़ सकें इसको करते हुए। तो पहली ऑब्जेक्टिव आपकी है 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा किसने संभाला? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सेकंड है यौम तकबीर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 मई को, जून, 23 मार्च या 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जनूबी एशिया में वायसराय लॉर्ड रप्पन ने एक एक्ट के जरिए मकामी हुकूमत का निज़ाम मुतारफ़ कराया 1884 में। आपकी 4-1 ऑप्शन है, मुल्क भर के बैंकों में मुसलमान खातादारों से ज़कात काटी जाती है कितने फीसद? 2.5%। ये तो इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन भी है ना, आपको पता होना चाहिए। जिला कौंसिल की कुल तादाद का कितना हमने जो हमारी मकामी हुकूमत थी उनमें पढ़ा था, कितना हिस्सा खवातीन के लिए? 33% किसके लिए होता है? खवातीन के लिए होता है। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 342 है नेशनल असम्बली के अरकान की तादाद और 104 है आपके सेनेट के अरकान की तादाद। टोटल मिलाकर जो आपकी मजलिस शूरा बनती है यानी पार्लियामेंट जो बनती है वो 446 की बनती है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? आपसे सिर्फ कौमी असम्बली का पूछ रहा है तो उसको आपने 342 पर निशान लगाना है। क्लियर हो गई? पाकिस्तान एटमी धमाके किए कब किए? 1998 में किए। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में 5 साला मनसूबे का आगाज़ किया। कौन से? 8वें 5 साला मनसूबे का आगाज़ किया। ऊपर करें थोड़ा सा। मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। कब किया जी? 1998 में, जो उनका सेकंड टेन्योर था। ठीक है, उसके बाद आपकी 9 MCQs जो हैं ये ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं ख़त्म हुआ? इसलिए कि हमने एक्स्ट्रा मटीरियल भी तो करना है ना एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए नोट्स के अंदर आपकी जो है तकरीबन 20 to 28 MCQs एक्स्ट्रा इस चैप्टर की बनी हुई हैं। आपने इन्हीं के साथ उनको भी कर लेना है क्योंकि आपने चैप्टर अंडरस्टैंड किया हुआ है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती, ये तो अंडरस्टैंडिंग से होता है, तो वो भी साथ ही तैयार हो जाएंगी। अब हम आते हैं मुख्तसर जवाब की तरफ। तो ये बेटा आपके टोटल मुख्तसर जवाब हैं 4 यहाँ पर है और नेक्स्ट पेज पर नीचे जो हैं आपके बनते हैं टोटल, ये बनते हैं 10 यानी 5 to 10 नेक्स्ट पेज पर हैं। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बुक पर भी आप निशान लगा सकते हैं इसके, और आपके पास नोट्स भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं, नोट्स में से करें इसको। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं वो भी आप करेंगे। क्लियर हो गई है ये बात? अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल क्वेश्चंस हैं वो मैंने नोट्स में भी शामिल किए हैं, यहाँ पर नोट्स में भी शामिल किए हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि किन किन जगहों से आपने वो क्वेश्चन कैसे कहाँ से कहाँ तक तैयार करना है। तो जैसे ज़िलाई हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ है, तो इसमें पूरा ज़िलाई हुकूमत वाला टॉपिक आपका आएगा, जो कि आपका पेज बनता है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 से, पेज नंबर ये बनता है 25 और जाता है 27 तक, बिफोर इंतखाबात 2002 और बहाली जमहूरियत से पहले तक।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1970 से 1998 के दरमियान नफाज इस्लाम के सिलसिले में की गई कोशिशों का जिक्र। तो ये जो जनरल ज़ियाउल हक थे उनके दौर में ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन के आया था। मैंने आपको इंपॉर्टेंट निशान भी लगवाया था, वो देखें एक्सरसाइज में भी आपके सेट हुआ हुआ है। तो ये वो वाला क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़ा सा देख लें किस पेज पर है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आपका पेज बनता है 11, 12 और 13 पर इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। ये सारे आपने 11 पॉइंट्स इसके बनते हैं, ये करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम की वजाहत करें। ये पूरा टॉपिक मैंने हेडिंग्स के साथ आपको करवाया था, बुक पर आप उस टॉपिक पर चले जाएं, वहाँ से आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद है दर्ज झैल उन्वानात पर जामे नोट लिखें। तहसील कौंसल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़म व नायब नाज़म, ये इसी ज़िला हुकूमत से रिलेटेड जो ये ओहदे हैं ये उनमें आते हैं। इसको आप पढ़ लें और ये वहीं से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ के द्वारा हुकूमत के अहम वाक़यात, ये दोनों अदवार आपने करने हैं, तो ये है 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो वाले में ये 8 नंबर का आपका हो जाएगा, दोनों तैयार करेंगे। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दर्ज झैल की वजाहत करें। जहाद अफगानिस्तान छोटा सा टॉपिक है। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में संतों का कौमियाना यानी नेशनलाइज करना, तो ये संतों को जो नेशनलाइज किया था उसके 10-12 पॉइंट्स मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप, लॉन्ग में भी कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 8 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, लेकिन करने हैं अभी नहीं करने, घबराएं नहीं, अभी नहीं करने। कब करने हैं ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप साथ साथ तो कर चुके हैं इनको तैयार। लेकिन फिर भी आज जो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 की डायरी दूंगा वो ये दूंगा कि आपने MCQs और शॉर्ट, ठीक है। तो अभी जो आपके करने का काम है वो क्या है भला? MCQs तैयार करने हैं आपने, एक्स्ट्रा वाले भी और बुक वाले भी। पहली असाइनमेंट आपकी इस टॉपिक की। उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने एक्सरसाइज वाले अभी करने हैं, क्योंकि अंदर से तो हमने साथ साथ किए भी हैं। तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो 10 बनते हैं वो करने हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ होनी जाएगी क्योंकि 3-4 लॉन्ग तो हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का और भी आपने ख्याल रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। ये आपके जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो कहता है कि यूनियन कौंसिल के 2 फ़राइज़ तहरीर करें। अब जो बच्चे बुक से करेंगे और जो बच्चे नोट से करेंगे उनका एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा कि जब आप नोट्स में से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन की भी एक हेडिंग बनी हुई है जिसको आप सब हेडिंग कह सकते हैं। यानी यूनियन कौंसिल के 2 फ़राइज़, तो हेडिंग बनी यूनियन कौंसिल के फ़राइज़। तो यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है और आगे फिर फ़राइज़ 1 पॉइंट। जो चीज़ पॉइंट में पूछी जाए, काउंटिंग में पूछी जाए, उसका आंसर भी काउंटिंग में ही दिया जाता है, फिर वो एक अप टू द मार्क क्वेश्चन बनता है। और मकामी हुकूमत से क्या मुराद है, मकामी हुकूमत से क्या मुराद है, मकामी हुकूमत से मुराद, उसके बाद उसका हेडिंग। तो ये इसी तरह सारे क्वेश्चंस तो आपने नोट्स में से अगर करेंगे, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस, तो दोनों को मिलाकर आप जो है देखेंगे कि नोट्स में हेडिंग्स दी हैं और बड़े प्यारे अंदाज से देखें। बेटा, जो नोट्स लिखे जाते होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल ऐड किया जाता है जिससे मैक्सिमम मार्क्स आपके आते हैं। बाकी बुकिश नॉलेज तो सारे लिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मवाद, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल अगर आप देंगे पेपर में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स उसके मिलेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा, हम इसको एंड करते हैं। आज का लेक्चर हमारा शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों ने जो है, क्योंकि हमने असाइनमेंट एक मुकम्मल कर ली इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अगर हम लाइव सेशन में होते तो डेफिनेटली हम कुछ डिस्कस कर लेते, कुछ इवेंट्स को डिस्कस कर लेते, कुछ प्रेजेंट गवर्नमेंट के सिनेरियो को डिस्कस कर लेते, लेकिन यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लेक्चर नंबर 10 में, यहाँ लेक्चर नंबर 10 में हम अपने चैप्टर नंबर 7 के साथ होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि उससे लेक्चर नंबर 10 में हम अपने चैप्टर नंबर 7 के साथ होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस 7 चैप्टर से जाने से पहले आपने चैप्टर नंबर 6 की तैयारी एट लीस्ट 70% कर ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।